आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ पहुंच गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह के साथ यूपी जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस की संघर्ष यात्रा लगातार जारी रहेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जनता भाजपा के शासन से अब ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। वहीं इसी मौके पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत भी की है। इस दौरान उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज 17वां दिन है और 17वें दिन में आज लखनऊ में पहुंच चुकी है। अभी शहीद स्मारक पर इसका समापन भी होगा। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट संघ के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है ये किस तरह से चल रही है और यूपी जोड़ो यात्रा से किस तरह का संदेश देना चाहती है? जी, यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, आज 17वां दिन है, किस तरह का कैसा संदेश दे रही है? देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा चलाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस देश का किसान अपने मूल्य को, अपने अधिकारों की बात करता है तो ये अहंकारी सरकार उसे देशद्रोही बताती है, आतंकवादी बताती है। जब नौजवान रोजगार मांगने की बात करता है तो उस पर लाठियां चलाई जाती हैं। जब महिला अपने आत्मसम्मान की बात करती है तो ये सरकार कुलदीप सेंगर के पीछे खड़ी नजर आती है, साक्षी महाराज के पीछे खड़ी नजर आती है, चिन्मयानंद के पीछे खड़ी नजर आती है। इसलिए जरूरत पड़ती है आज राय जी को कि उत्तर प्रदेश की पगडंडी पर निकलने की, गांव गांव निकलने की, गांव गांव पांव पांव निकलने की, नगर नगर डगर डगर निकलने की। और इस माध्यम से इस प्रदेश की आवाम को हम जोड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आपके साथ न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर ये जो यात्रा चल रही है, आज यूपी जोड़ो यात्रा का आज 17वां दिन है और आज ये यात्रा समाप्त होगी। हमारे साथ मौजूद है जी, आज कांग्रेस यात्रा का 17वां दिन है और आज ये समापन होने जा रही है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? समापन होने जा रहा है। इस समय देश में बहुत बड़ी भ्रष्टता है। लोग, जनता जो है तराह तराह कर रही है। जनता बहुत परेशान है। अपने यहाँ की जीएसटी बहुत, समझ लीजिए, वो गिर गई है। भारतवर्ष के लिए समझ लीजिए शर्मनाक की बात है। ये देश को बेचना चाहते हैं, ये देश को समझ लीजिए एकदम ऐसी स्थिति में ला दे रहे हैं कि जैसे समझ लीजिए अंग्रेजों के समय था, उससे भी बदतर स्थिति में कर देंगे। इसलिए हमारे भारतवासियों को चाहिए कि सब लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी लाएं और समझ लीजिए भारत का उद्धान हो। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस का आज का 17वां दिन है यूपी जोड़ो यात्रा और आज समाप्ति के लिए भी है और अभी शहीद स्मारक पर इसकी समाप्ति भी की जाएगी। मैम, आज 17वां दिन है यूपी जोड़ो यात्रा का, इसका क्या संदेश देना चाहिए? आज जिस तरह यूपी जोड़ो यात्रा आगे चली है अजय राय जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में संदेश गया है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार हटने वाली है और 2024 में राहुल गांधी जी इस देश के युवाओं के दिलों की धड़कन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैम, अभी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें कई पार्टियों को निमंत्रण भी नहीं दिया गया, तो कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? मुझे ऐसा लगता है कि छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और भगवान राम सबके हैं। हम सबको खुशी है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। निमंत्रण दिया या नहीं दिया, अयोध्या पे कोई मोदी जी का कब्जा नहीं है। जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारे नेताओं की मर्जी होगी, हम सब जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की नेता। इनका कहना है कि जब हमारी मर्जी होगी तब हम अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में निषिद्ध ऐसे बंदियों जिनके परिजन उनसे मिलने नहीं आते हैं, उनको कंबल, गर्म इनर और हनुमान चालीसा की पुस्तक बांटी है। अगली खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। छाता पुलिस और स्वाट टीम की माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूटपाट करने वाले बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और 24,000 कैश बरामद किए हैं। वहीं एक फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम जगदीश व अनिल है, जो कि थाना हाईवे के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक अन्य साथी बबलू,
जो कि बिटावली गांव का ही रहने वाला है, वो मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। इनके द्वारा पूछताछ पर ये बताया गया कि इनका एक अन्य साथी गजेंद्र था, जो कि मोटरसाइकिल लेके आया था तथा लूट में साथ था। इनके पास से 24,000 रुपया, एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। घायल बदमाशों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर नोएडा से है, जहां पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एमिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एमिटी यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे और नोएडा के साथ ही ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ये लोग अपना निशाना बनाते थे। वहीं सेक्टर 126 पुलिस ने आरोपित तस्करों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए तक बताई गई है। बागपत में उस समय हड़कंप मच गया जब दोघड़ थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव के जंगल में एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। अपने खेत की रखवाली कर रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जी मेरे चाचा का लड़का था पंकज सनोप किरण सिंह, और रात को यहाँ अपने खेत की रखवाड़ पे आया करता था जी, और आज सुबह उसकी लाश मिली जी, यहाँ से खेत में ही पड़ी हुई। कैसे मिली, क्या हुआ? बस खेत में फैला पड़ा जी, नाड़ कटरी, धारदार हथियार है, एक बहुत बड़ा छुरा मिला यहीं पे। पुलिस आई मौके पे? हाँ जी, मौके पे पुलिस आई, गांव के आदमी भी आ रहे, पुलिस भी आ रही, प्रशासन बहुत है। थाना दोघड़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गांगनौली में एक व्यक्ति ट्यूबवेल पर मृत अवस्था में मिला है। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने गले पे चोट पहुंचाकर हत्या की है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी बताना है कि मृतक पंकज पुत्र किरण सिंह जो ग्राम गांगनौली का रहने वाला है तथा थाना दोघड़ का एचएस है, जिसपे 15 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां 31 दिसंबर 2023 तक नगर निगम द्वारा शहर भर के लगभग 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली टैक्स के माध्यम से की गई है। इसी के साथ ही कई बड़े बकायेदारों पर टैक्स नहीं जमा करने को लेकर सीलिंग की कार्रवाई भी हुई है। वहीं नगर निगम आगरा के अपर नगर आयुक्त द्वितीय विनोद कुमार गुप्ता ने ये जानकारी दी है। अगर हम 31 मार्च तक देखें वर्ष 2023 में 9 महीने में, तो लगभग 41 करोड़ उससे कुछ ज़्यादा 41.5 के लगभग इतना वसूली हम लोगों की आवश्यक समझ से हो चुकी है। इसमें क्या तो इसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है कि? हाँ, अब जैसे वित्तीय वर्ष का 9 महीने बीत गया है, 3 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इन महीनों में हम लोग अक्टूबर तक हम लोगों ने 10% छूट भी दिया था। तो जो हमारे रूटीन के देने वाले हैं और जो जागरूक करदाता है, उन्होंने अक्टूबर तक उसका फायदा भी उठाया। अगली खबर गोंडा से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोनवा निवासी बुजुर्ग को जमीनी विवाद में दबंगों ने धमकी दी है। जबरन कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। गाड़ी संख्या 142 315 260। इसमें हमारी ज़मीन बाहमी बंटवारा हो चुका था, वो हमारी ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। और जब खेत में हम जाते हैं तो वो कहती है कि ज़मीन पे पैर रखोगे तो कत्ल कर दूँगी और नहीं तो बलात्कार केस में जेल भिजवा दूँगी। खबर हमीरपुर से है, जहां शासन के आदेश पर अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान में परिवहन विभाग, खनिज विभाग और जीएसटी विभाग की टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पॉइंट से निकलने वाले सभी वाहनों के वैध प्रपत्रों की जांच की कार्रवाई की गई है। तिराहे पर बैरियर लगाकर प्रत्येक खनन पदार्थों का परिवहन कर रहे वाहनों का हम लोग उनका लोड की मात्रा, ओवरलोड तो नहीं है वो, उसके MM11 बिना रबन्ना के तो नहीं चल रहे हैं, बिना माइंस टैग के वो तो नहीं चल रहे हैं। इन सब की जाँच हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जो इस प्रकार के परिचालन करते हुए गाड़ियाँ पाई जा रही हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की? अभी तक हम लोग सुबह से 5 गाड़ियों को, जिसमें से एक को कुछ अच्छा चौकी में निरुद्ध कराकर उसका जुर्माना वसूला गया और 4 का चालान किया गया है।
और कम से कम 20 वाहनों पे हम लोग माइंस टैग लगवाएंगे। लखनऊ में अमर शहीद सहायक कमांडेंट विवेक सक्सेना की माता श्रीमती सावित्री सक्सेना ने अपनी समस्याओं को लेकर पत्र दिया है। पिछले 20 सालों से ये लगातार मांग कर रही हैं और वो तहसील और अन्य अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर तक लगा रही हैं। वहीं बेटे के सम्मान में राष्ट्रपति से उन्हें पुलिस मेडल और शौर्य चक्र का सम्मान भी मिला है। आती हूँ, हर बार आती हूँ, हर बार पेपर लेकर चली जाती हूँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। अब मैं कितनी बार आऊँ, कितनी बार मैं कोई कार्रवाई करे तो आगे बढ़ गए। तो मैं समझूँ कि यहाँ कुछ हो रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 21 साल हो गए। पिछले काफ़ी वर्षों से हम लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और हर बार हम उनको पत्र देते हैं और आश्वासन मिलता था हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम हुआ नहीं है। बस फाइल इधर से उधर दफ्तर से दफ्तर हो रही है। बस यही है, इस बार हम देने आए हैं कि भाई फिर से एक बार हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, नहीं तो जो भी फिर करना होगा, जो निर्णय लेना होगा फिर हम लेंगे उस समय। अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की संपत्तियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का हथौड़ा लगाकर कार्रवाई चल रही है। एफआई टावर के बगल में बने एफआई हॉस्पिटल पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। इस अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जाता था, लेकिन अब यह हॉस्पिटल की इमारत सिर्फ खंडहर के रूप में ही रह गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वहीं एफआई टावर की बात की जाए तो एफआई टावर पर भी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कैसरबाग इलाके में एफआई हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो अवैध रूप से बनाया गया था उसका पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और ध्वस्तीकरण करने के दौरान यहाँ पर जो सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के तौर पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स भी लगाई गई है कि किसी तरह की कोई भी आपत्ति ना हो, किसी तरह का कोई विरोध ना हो। लेकिन अगर बात की जाए, जो इससे पहले एलडीए की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो कार्रवाई एफआई टावर पर की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा था 7वां, 8वां और 9वां मंजिला अवैध रूप से तैयार किया गया था, जो कि मानचित्र में पूरी तरीके से पास भी नहीं था। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई कर रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात की जाए, जो एलडीए की तरफ से साफ तौर से बताया गया है कि यहाँ पर बिना मानचित्र पास कराए हुए यहाँ पर पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाया गया था और लोगों को यहाँ के फ्लैट भी कई बेच दिए गए थे, जिसके बाद यहाँ पर जो नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उस नोटिस पर किसी तरह की कोई जवाबदेही भी तय करने की बात कही गई थी, लेकिन किसी का जवाब यहाँ पर से नहीं आया था। उसके बाद से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से चल रही है और जो अवैध रूप से जो और निर्माण बनाए गए हैं या फिर जिस तरीके से एलडीए की बात की जाए, उपाध्यक्ष की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से जो अवैध निर्माण राजधानी लखनऊ में बनाए जा रहे हैं उसकी कार्रवाई लगातार देखी जा रही है और अगर किसी तरह के भी अवैध रूप से जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी, क्योंकि लगातार जो माफिया मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो उनके विषय पर जो उनके करीबी हैं उनका भी ब्यौरा खंगाला जा रहा था। उसी ब्यौरे के तहत ये भी कार्रवाई साफ तौर से देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब अगली खबर सहारनपुर से है, जहां अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सरकार ने 75 संतों के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं 75 संतों को राम जन्मभूमि से लेकर निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के सहारनपुर के देवबंद में स्वामी दीपांकर जी महाराज को भी अयोध्या राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता भेजा गया है। 500 सालों के संघर्षों के बाद प्रभु राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य, निमंत्रण का आना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन के सार्थक और सफल होने जैसा है। और ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कोई साधारण नहीं, ये 500 सालों के संघर्षों का निमंत्रण है, अदालत के हजारों विमर्शों का निमंत्रण है, हजारों करोड़ों परिवारों में चले विमर्शों का निमंत्रण है। देवबंद की क्रांति भूमि और इस दिव्य भूमि में पूज्य दीपांकर महाराज जी का निमंत्रण अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला जी अपने घर में विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक निमंत्रण कार्ड मैं महाराज जी को देने आया हूं। और जो अयोध्या का जो आंदोलन है, वो राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो साधु और संतों के माध्यम से
और उन्हीं के नेतृत्व में ये 500 सालों का जो संघर्ष रहा वो संतों के नेतृत्व में रहा। 500 सालों के संघर्षों के तो नाबालिगों का बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अभी काम सी बात लगती है, लेकिन अब अगर कोई नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो ये उसके पेरेंट्स की जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। यातायात नियम के हिसाब से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की मिनिमम जो एज है वो 18 साल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो 18 साल से कम उम्र का है वो बाइक या कार चलाते पकड़ा जाता है तो उसे इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा। हालांकि ज्यादातर लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं और देश में सड़कों पर वाहन चलाते नजर आते हैं। जनपद वासियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए अपील करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो अपने बच्चों, अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाएं कम हो सकेंगी। ये नियम जो अभी आया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये पहले से ही है नियमावली में कि अगर नाबालिग बच्चे चलाए जाते हैं तो उनके अभिभावकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में पुनः ये आदेश आया है कि हम जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए से अनुरोध करें कि वो अपने यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 18 साल के नीचे 18 साल के ऊपर, उनको ये अवगत कराएं कि वो प्रॉपर लाइसेंस लेकर ही गाड़ी चलाएं और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। मैं पहले तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत उनको शुक्रिया बोलूँगी कि जो ऐसा चीज़ लेके आए हैं और जो हमारे यहाँ के शासन प्रशासन भी इस चीज़ को लेके बच्चों को जागरूक स्कूल में सभी जगह कर रहे हैं कि बच्चे जागरूक हों, 18 प्लस के बच्चे हों तभी वो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों से। तो इस यहाँ स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बच्चों को स्कूल में अपने जागरूक करें और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। अब अगली खबर कानपुर से है, जहां आने वाली 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके मद्देनजर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने सघन चेकिंग अभियान भी चलाया है। ये माघ मेला 26 जनवरी और श्री राम जन्म स्थान का जो उद्घाटन होना है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा इस सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना, क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ेगी काफ़ी। माघ मेला चल रहा है, 26 जनवरी भी है, राष्ट्रीय पर्व है, इसमें आने जाने वालों को सचेत भी कर रहे हैं, चेकिंग भी किया है। कोई संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन में बैठ के कोई अप्रिय घटना ना घटित कर दे। अब बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां जिला जज न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वे के आदेश को लेकर एक बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण से जुड़े सभी अधिवक्तागण 24 जनवरी को मौजूद रहें और बता दें कि कोर्ट ने अधिवक्ताओं के साथ प्रकरण से जुड़े सभी पक्षों को भी मौजूद रहने को कहा है। 24 जनवरी को कोर्ट ज्ञानवापी सर्वे से संबंधित रिपोर्ट पेश करेगी। ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी से आज अपेक्षा थी कि वो एएसआई सर्वे की कॉपी सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराएंगे, परंतु हमें जो तिथि मिली है वह 24 जनवरी की मिली है और इस बीच में एएसआई ने 4 सप्ताह का समय मांगा था हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र। तो उन दोनों पर विचारण करते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने एएसआई को मात्र 3 सप्ताह का समय दिया, अर्थात 24 जनवरी का। और इस बीच हम लोग एक सनातनी होने के नाते अपेक्षा भी कर रहे थे कि सदियों की तितिक्षा प्रतीक्षा के बाद, संताप के बाद 500 वर्षों बाद रामलला विराजित हो रहे हैं। यह युगांतरकारी भारत को यह दिन देखना पड़ रहा है, सुखद अवसर है। तो उसके नाते रामलला विराजित हो जाएं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, इसके बाद ये तिथि आती है तो अगला चैप्टर हम लोगों का शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।